हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था कि किस तरीके से ह्यूमन ने अब एक वर्ल्ड को चेंज करने में अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें हमने ह्यूमन के अलग अलग जो कंडीशन थी कि आज से 200 ईयर एगो किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस तरीके से उन्हें लिखने या पढ़ने का राइट्स यानी कि अधिकार नहीं था, जो कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें वो एक क्या है, एक नॉर्मल सी बात बन गई। कि फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से ह्यूमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन और उन्हें क्या है एक रूढ़िवादी विचारधारा के चलते आज भी उन्हें कहीं हद तक पढ़ने की अनुमति यानी कि जो स्कूलिंग है हमारी सोसाइटी उतनी प्रमोट नहीं करती है कंपेयर टू बॉयज। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक बॉयज और एक गर्ल्स दोनों को अलग अलग लेवल पे प्रेशर फेस करना पड़ता है। जहाँ पे क्या है कि गर्ल्स की जैसे ही स्कूलिंग लाइफ कंप्लीट होती है यानी कि जैसे ही 12th कंप्लीट होता है तो उन्हें सोसाइटी और फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द फैमिली और सोसाइटी में ये बताया जाता है कि उनकी जो लाइफ है उनका मेन एम क्या है, आगे जाके मैरिज लाइफ है। और वहीं पे जो एक बॉय है उसका क्या है, एक गुड और सिक्योर जॉब अपने लाइफ में करना। इस तरीके से क्या है दोनों के लाइफ का जो एम है किस तरीके से एक पब्लिक और सोसाइटी प्रेशर के थ्रू डिसाइड करता है, वो हमने ये जो स्टोरी थी जेवियर की, इस स्टोरी के थ्रू हमने ये चीज कल समझा। फिर हमने कल यहाँ पे एक स्टोरी भी देखा था जो कि था किसमें, एक लक्ष्मी नाम की एक लेडीज की थी, जिसने क्या है कि समाज की जो रूढ़िवादी विचारधारा उसको किस तरीके से ब्रेक करते हुए उसने वो सारी अपने जिंदगी के एम अचीव किए जो उसने सोचे थे। जैसे कि सोसाइटी ने कहा था कि इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर सब बनना, रेलवे ड्राइवर बनना ये एक बॉय का काम है ना कि गर्ल्स का। लेकिन उसके बाद भी क्या है, लक्ष्मी ने इन सारे चैलेंजेस को फेस किया और उसने अपनी जो ड्रीम जॉब थी रेलवे ड्राइवर की उसको उसने वन अटेम्प्ट में रेलवे एग्जाम क्वालिफाई करके उसने अपना ड्रीम पूरा किया। फिर हमने यहाँ पे और भी कुछ स्टोरी डिस्कस किया था, जैसे कि जो रामाबाई है किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली, उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न होने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फिर कल हमने क्या है एक और स्टोरी डिस्कस की थी जो था हमारा किसका, अस आ, रस सुंदरी बाई का, रस सुंदरी देवी की हमने एक स्टोरी हमने इसमें देखा, जिसमें उन्होंने एक अपनी आत्मकथा जो लिखी है अमर जीवन, जो कि बांग्ला में लिखी है उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, जबकि आज से जो 200 ईयर्स एगो था पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में बताया कि किस तरीके से उन्होंने सबसे छुप छुप करके, अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से छुप करके घर का सारा काम करने के बाद भी वो किस तरीके से पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके आज के समय में जो स्कूल और एजुकेशन है, तो आज की जो टॉपिक रहेगी वो हमारा रहेगा आज के समय का स्कूल और एजुकेशन। अगर हम अकॉर्डिंग टू 1961 की सेंसस की बात करें, हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया, उसमें हर 10 साल में क्या है तो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है यानी कि जनगणना कराया जाता है, जिससे क्या है गवर्नमेंट को हर तरीके की डाटा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है, जैसे कि बच्चे किस एज तक स्कूल गए, लोग पब्लिक क्या काम कर रहे हैं, उनके कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये जो हर 10 साल में जो सेंसस कराया जाता है, इसका जो मेन मकसद है कि गवर्नमेंट के पास एक डाटा पहुंच सके कि जो कंट्री की जो पीपल है कितनी लिटरेसी है, कितना यानी कि कितना लिटरेसी रेट है, बॉय और गर्ल्स यानी कि बॉय और गर्ल की पॉपुलेशन कितनी है, गर्ल्स और बॉय का एजुकेशन कितना है, ये सब सेंसस हर एक 10 साल में कराया जाता है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है सन 1961 के सेंसस की, जिसमें क्या है कि 40% क्या है जो बॉयज हैं, जो मैन है वो क्या है इलिटरेट, यानी कि वो पढ़े लिखे जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं।
यानी कि जो 1961 में जो सेंसस कराया गया था उसमें गवर्नमेंट के पास ये डाटा गया कि जो 7 साल या 7 साल से एबव जो बॉयज हैं वो इतने तो पढ़े लिखे हैं कि वो अपना नाम लिख सकते हैं, एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पता चला कि जो 1961 है वहां पे जो एजुकेशन है बॉयज के लिए वो थोड़ा सा उन्हें प्रमोशन मिला। जहां पहले क्या था कि बॉयज और गर्ल्स के कंपेयर में जो बॉयज भी थे जो क्या थे तो काफी कम स्कूल जाया करते थे। रीजन क्या था, तो उनकी जो पुअर कंडीशन थी जिसके वजह से बॉयज को भी कुछ ही सालों तक स्कूल जाना पड़ता था, उसके बाद वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका हाथ बटाना पड़ता था काम में। और गर्ल्स को ऐसा कोई भी फैसिलिटी उस टाइम नहीं दी जाती थी। बॉयज को एटलीस्ट कुछ सालों तक स्कूल जाने को मिलता तो था, पढ़ने लिखने को दिया जाता था, जबकि गर्ल्स को ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। जैसे ही 2000 मतलब जैसे ही 1961 का सेंसस गवर्नमेंट ने कराया तो वहां पे गवर्नमेंट के सामने एक डाटा आया कि 40% ऐसे बॉयज हैं जो कि अपना नाम और सिग्नेचर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने जब अकॉर्डिंग, और उसमें गर्ल्स की परसेंटेज कितनी थी, ओनली 15% थी। तो 1961 का जो सेंसस हुआ उसमें ये पता चला कि बॉयज की जो लिटरेसी रेट है जो कि अपना नाम लिख सकते हैं और साइन कर सकते हैं वो 40% थी, और गर्ल्स की कितनी थी, मात्र 15%। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि गर्ल्स को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एजुकेशन के लिए उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही गवर्नमेंट ने 2001 का सेंसस कराया तो उसमें ये परसेंटेज बढ़ करके कितना हो गया, 76 हो गया बॉयज के लिए और 54 हो गया ह्यूमन के लिए। तो जैसे ही 2001 में गवर्नमेंट ने सेंसस कराया यानी दोबारा से जब जनगणना कराया तो वहां पे जो डाटा निकल के आया तो उससे ये पता चला है कि अब जो हमारी कंट्री में एजुकेशन ह्यूमन के लिए यानी कि जो एक गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है वो काफी हद तक प्रमोट होता जा रहा था। लेकिन फिर भी बॉयज के कंपेयर में ये लिटरेसी रेट काफी कम था। जहां पे जैसे कि 1961 में 40% था और गर्ल्स के लिए 15% था, वही 2021 में ये कितना हो गया, 76 और ये हो गया 54। तो यहाँ से ये पता चल रहा था कि धीरे धीरे जो ह्यूमन ने जो अपने एजुकेशन के लिए और इक्वालिटी के लिए जो संघर्ष किया था वो धीरे धीरे उसमें सुधार होते जा रहा था। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीज परसेंटेज है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके कंपेयर में जो ह्यूमन की लिटरेसी थी वो काफी हद तक बॉयज के कंपेयर में काफी हद तक कम। यदि अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी माने तो आज भी ह्यूमन की जो लिटरेसी है वो कंपेयर टू बॉय के कंपेयर में क्या है, आज भी हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम नॉर्मली देख सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज आज दोनों एक नॉर्मल कंडीशन में स्कूल जाते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक डाटा दिया हो गया, एक डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 2003 और 2004 के बीच में जब गवर्नमेंट ने 2001 का सेंसस कराया था उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यहाँ पे जो जैसे कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट गर्ल शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स, इसमें ये इस डाटा में ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से बॉयज ने किस टाइम पे स्कूल को ड्रॉप कर दिया था। यानी कि जब बात करें कि जो प्राइमरी स्कूल होता है यानी कि फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक, तो उसमें से जो बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा था वो 37 था, जबकि गर्ल्स कितनी थी तो 49। यहाँ पे हमें गर्ल्स और बॉयज के कंपेयर में काफी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। जैसे कि बॉयज ने मात्र 37 बॉयज ने स्कूल जाना छोड़ा था, जबकि गर्ल्स ने 49 गर्ल्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। ये एक डाटा है यानी कि यहाँ पे आप इसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं या एक नॉर्मल डाटा रख सकते हैं। और जैसे ही बात करते हैं हम 6 to 8, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही बॉयज ने 8th क्लास कंप्लीट किया तो 57 बॉयज ने स्कूल जाना छोड़ दिया और गर्ल्स को 69 गर्ल्स को स्कूल जाना छोड़वा दिया गया। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी यानी कि 9 से 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पे बॉयज 61 थे और गर्ल्स 71, यानी कि यहाँ पे और जो शेड्यूल बॉयज की बात करें और गर्ल्स की यहाँ बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो गर्ल्स हैं उनका जैसे ही स्कूलिंग टाइम कंप्लीट होता है तो उनके एजुकेशन को किस तरीके से ड्रॉप करवा दिया जाता है। वो डाटा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ये बॉयज के लिए और ये गर्ल्स के लिए। ये शेड्यूल कास्ट में था, ये शेड्यूल ट्राइब्स में था।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हमें दोनों में देखने को मिल रहा है। आगे हम अगर इसी में आगे देखें तो 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो आदिवासी गर्ल्स हैं उन्हें प्राइमरी स्कूल ही बस कंप्लीट करने की, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही कंप्लीट किया था। जैसे ही प्राइमरी स्कूल से आगे जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी में जाते हैं, तो उनको स्कूल ड्रॉप करवा दिया जाता है। तो अगर हम यही कंडीशन अगर एक मुस्लिम गर्ल्स में देखें तो इनकी कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज और जो शेड्यूल कास्ट है उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। इसका जो मेन कारण है, यानी कि अगर हम मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उसकी बात करें तो उनकी जो कंडीशन है वो एक दलित यानी कि आदिवासी से भी ज्यादा खराब है। क्यों? इसका जो मेन कारण है वो क्या है, ऐसा हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे एक पुअर एरियाज में देखने को मिलता है। जो मतलब यहाँ पे जो मेन कारण है कि जो ह्यूमन को जो स्कूल टाइम पे ही जो गर्ल्स को जो स्कूल ड्रॉप करवा दिया जाता है, उसका मेन कारण है ये सबसे ज्यादा हमें पुअर एरियाज में ही देखने को मिलता है, जिसका मेन कारण है गरीबी। इस स्थिति में जो फैमिलीज होते हैं वो ज्यादातर बॉयज को रिफरेंस करते हैं पढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्हें एक उम्मीद रहता है कि बॉयज अगर पढ़ लिख लेगा, बाहर जाके वो जब जॉब करेगा, एक सिक्योर और अच्छी जॉब करेगा, तो उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। दूसरा कारण है कि प्रॉपरली स्कूल और टीचर्स का ना होना और रेगुलरी बेस पे वहां पे उस स्कूल में पढ़ाई ना होना। तीसरा कारण है कि जो जिस एरिया में स्कूल नहीं होते हैं आसपास के, यानी कि वहां के लोगों के घर के आसपास में अगर स्कूल नहीं होते हैं तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है, जैसे कि बस और वैन हो गई, तो वो ना होने की वजह से भी क्या होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो गर्ल्स की स्कूल को ड्रॉप करवा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि और दूसरा और जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, उनकी एजुकेशन फीस प्रॉपरली ना दे पाना। यानी कि घुमा फिरा की जो गरीबी है वो सबसे ज्यादा मेन कारण है किसका, गर्ल्स का स्कूलिंग टाइम कंप्लीट होते ही एजुकेशन ड्रॉप करवा देने का, तो वो है गरीबी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो एजुकेशन वो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि आज के टाइम पे भी बहुत से जो पुअर फैमिली है वो एजुकेशन की कॉस्ट पे नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, तो गर्ल्स का एजुकेशन और स्कूल कंप्लीट होती है वो जो गर्ल्स को ड्रॉप आउट एजुकेशन से हटा देते हैं। और इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, एक बॉयज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। कारण मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि उन्हें लगता है कि जब बॉयज अगर पढ़ लिख लेगा तो वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके एक अच्छा काम करेगा, एक सिक्योर जॉब करेगा, जिससे कि कारण क्या है वहां पे वो अपनी फैमिली की जो गरीबी है उसको दूर कर सकते। तो इन सब कारण की वजह से हमें क्या है, गर्ल्स के अगेंस्ट में आज भी काफी हद तक हमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और उसमें एक कारण ये है कि जो क्लास के टीचर्स हैं और जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाना। जैसे कि हमने वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी देखी थी, किस तरीके से उनका टीचर उनका क्लासमेट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिसके वजह से एक ये कारण भी होता है कि जो सोसाइटी है और जो फैमिलीज है वो गर्ल्स के एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि स्कूल लाइफ कंप्लीट होते ही गर्ल्स की एजुकेशन बंद करवा दी जाती है, यानी कि बंद कर दी जाती है। अब बात करते हैं ह्यूमन मूवमेंट, यानी कि जो महिलाओं ने जो आंदोलन किया था उसका जो मेन कारण था वो ये था कि जो घर डोमेस्टिक वायलेंस और जो उनके जो हेल्थ से जो इश्यूज रहते थे उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने ये सारे आंदोलन को चलाया था, जो कि ये क्या था, ये एक ह्यूमन आंदोलन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी था। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी और जिस चीज के सुधार के लिए जो महिलाओं ने और लड़कियों ने मिलकर के अपने इस सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के लिए मूवमेंट किया था, इसको भी अपना एक बेस आधार बना रखा था एजुकेशन के साथ साथ। उसके बाद क्या था, These changes have not happened automatically, जो कि उनके साथ ऑटोमेटिकली चेंज, मतलब कि जो सोसाइटी में जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता रहा था वो उनको चाह रहे थे कि उनके साथ ये खत्म किया जाए। Women individually and collectively have a struggle to bring about these changes,
यानी कि महिलाओं ने अपने समानता के लिए और अपनी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी हद तक स्ट्रगल किया था। तब जाकर के आज काफी हद तक हम कह सकते हैं कि एक गर्ल्स यानी कि एक ह्यूमंस को क्या है, एक इक्वालिटी और एजुकेशन का राइट्स मिला हुआ। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि ह्यूमन के द्वारा काफी हद तक स्ट्रगल किया गया, जो आज भी काफी हद तक वो स्ट्रगल करते हैं। और ये जो ह्यूमन की जो स्ट्रगल थे उसी को नाम दिया गया था ह्यूमन मूवमेंट्स का। यानी कि ह्यूमन ने जो भी, यानी कि जो ह्यूमन है उन्होंने जो भी अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्ट्रगल किया, इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल किया, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी स्ट्रगल किया, उसे नाम दिया गया ह्यूमन मूवमेंट्स। कुछ कुछ ऐसे भी आदमी थे जिन्होंने ह्यूमन जो मूवमेंट थे उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, जिनका कहना यह था कि हाँ, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का और एक समानता जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ह्यूमन ने जो अपना स्ट्रगल किया था वो जो उनके अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू किया था। जैसे उन्होंने अपने आंदोलन को फैलाने के लिए अलग अलग तरीके के स्पीचेस दिया। उन्होंने जो भी उनके साथ जो भेदभाव होता था उनके खिलाफ आवाज उठाया। उसके फिर अपना न्याय मांगने के लिए उन्होंने दरवाजा, यानी कि कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन ने अपने लाइफ में जो भी उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती थी और अपनी लाइफ उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन सब के अगेंस्ट में जाकर के ह्यूमन ने जो फाइट किया था उसके अलग अलग सोर्स अपनाए थे। जैसे कि महिलाओं का ग्रुप बना करके अपने जो थॉट्स हैं उसका, अपने जो विचार हैं उसका आदान प्रदान किया, कोर्ट में जाकर के अपनी समानता के लिए आवाज उठाया। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर, गाने के थ्रू उन्होंने अपनी आवाज सोसाइटी के कानून, सोसाइटी के हर एक नागरिक तक उन्होंने पहुंचाया कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उन्हें भी सोसाइटी में रहने का एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर के उन्होंने काफी हद तक स्ट्रगल किया। अब बात करते हैं कैंपिंग के बारे में, यानी कि ह्यूमन जो भी अपनी जो मूवमेंट्स चलाती थी वो किस तरीके से कैंपिंग के माध्यम से चलाती थी। इनका जो मेन कैंपिंग था वो था कि उनके साथ जो घर में वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो भी पार्ट था एक किसका, तो ह्यूमन मूवमेंट का। और लॉज 2006 में एक कानून पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं उनके साथ मेंटल वायलेंस घर में नहीं किया जाएगा। जो जिसे हम घर के अंदर जो भी महिलाओं के साथ जो मेंटल वायलेंस किया जाता है, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, वो उस टाइम से इलीगल कर दिया गया है कि यदि कोई भी आदमी अपने घर में किसी भी महिला या गर्ल्स के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है, मेंटल वायलेंस करता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारपीट करता है, तो 2006 के लॉ के अकॉर्डिंग उसे एक कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। और उसमें कहा गया है कि हर एक, जितने भी जो महिलाएं हैं उनको घर में एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक गाइडलाइंस दिया किसके फेवर में, तो ह्यूमन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, एक गाइडेंस लिया जिसमें कि कहा कि किसी भी ह्यूमंस के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट किया नहीं जा सकता है किसी भी एजुकेशनल स्थान पर, यानी कि किसी भी स्कूल, कोचिंग, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, और ना ही किसी भी काम करने वाले जगह पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है अपने ग्रुप बना करके उन्होंने अपने डॉरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से डॉरी सिस्टम के, जैसे जब हमारे सोसाइटी में एक डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा थी, जिसमें कि क्या था, काफी जो महिलाओं को सिर्फ एक दहेज के लिए उनकी हत्या कर दी जाती थी उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के द्वारा। तो उसके अगेंस्ट में जो महिलाओं ने जो भी आवाज उठाई, आज वो भी डॉरी सिस्टम पे भी सरकार ने कानून बना करके बैन कर दिया गया है। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस दिया गया है कि जो सत्या रानी थी वो एक एक्टिव मेंबर थी किसकी, तो ह्यूमन मूवमेंट की। उन्होंने जो कि यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जीने पे उनका एक फोटो दिखाया गया है, जो कि क्या है, एक डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट में वो क्या कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस मुकदमा लड़ रही हैं काफी लंबे समय से, सिर्फ अपनी बेटी के मर्डर के
न्याय के लिए। यहाँ यानी कि इसमें ये बताने की कोशिश की गई यहाँ पे जो ये जो सत्या रानी है इनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी, किसके लिए, तो डॉरी के लिए। तो उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट आए हुए और काफी लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और ये जो डॉरी सिस्टम की जो मूवमेंट, ये जो डॉरी सिस्टम है इसको बैन यानी कि बंद कराने के लिए और ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए ये यहाँ पे केस लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो और सत्या रानी है वो इस मूवमेंट के क्या है, एक मेन यानी कि एक एक्टिव मेंबर मानी गई है। आगे बात करें तो कोर्ट ने क्या है, जो भी ह्यूमन अपनी जो मूवमेंट्स चला रही थी उन्होंने दूसरों तक अपनी भावना अपने संदेश को पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया। और जो डॉरी सिस्टम था वो इस केस के चलते क्या बन गया, एक पब्लिक इशू बन गया, जिसके कारण क्या था कि आज के टाइम पे क्या है, जो डॉरी सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया है। और यदि कोई भी फैमिली अगर डॉरी मांगता है गर्ल्स या ह्यूमन से, तो उसे उस परिवार को दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं राइजिंग अवेयरनेस के बारे में, किस तरीके से महिलाओं ने जो भी मूवमेंट किया था उसको किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाया था। जैसे कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर ऊपर पढ़ाई की, जो डॉरी सिस्टम था वो एक पब्लिक इशू बन गया था। क्यों? क्योंकि जो वो सत्या रानी थी, उनकी जो सत्या रानी थी वो जो अपनी बेटी के जस्टिस को दिलाने के लिए काफी लंबे समय से जो वो स्ट्रगल कर रही थी कोर्ट के बाहर, तो उस चीज को क्या है न्यूज़पेपर के थ्रू काफी प्रमोशन मिला, जिससे कि क्या वो एक पब्लिक इश्यूज बन गया। उसी तरीके से ह्यूमन ने अपने मूवमेंट को, अपने थॉट्स को, अपने स्ट्रगल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर जैसी चीजों का, न्यूज़पेपर जैसे मीडिया का उन्होंने सहारा लिया। तो जितनी भी जो महिलाएं थी वो गाने के थ्रू यानी कि सिंगिंग के थ्रू वो पब्लिक में मतलब घर के बाहर आकर के महिलाओं का अपना एक ग्रुप बना करके न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर, इन सब के थ्रू उन्होंने अपनी बातों को सोसाइटी के सामने रखा और अपने जो उनका जो मूवमेंट था यानी कि उनका जो आंदोलन था वो जगह जगह तक फैलाया, जिसके वजह से सभी महिलाओं को उन सभी महिलाओं को एक सोर्स मिला जिसके माध्यम से वो क्या कर सकती थी कि उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा था उनके अगेंस्ट वो लड़ सकती थी। वहीं पे अगर आप आगे देखें तो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया काफी लंबे समय से। महिलाओं के ऊपर जो भी वायलेंस होता था उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, काफी मूवमेंट्स किए यानी कि काफी प्रोटेस्ट चलाए, जो कि हम ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है कि आज के समय पे क्या है कि जो भी ह्यूमन प्रोटेस्ट करती थी वो क्या बन गया, एक पब्लिक इश्यूज बन गया, जिसके वजह से उन्हें न्याय थोड़ा जल्दी मिला और वो जो भी उनके साथ वायलेंस होता है उनके अगेंस्ट में जाकर के वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं शोइंग सोलिडेरिटी यानी कि यहाँ पे जो कहने का मतलब है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो भी वायलेंस होता था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला, तो किस तरीके से महिलाओं ने अपना एक ग्रुप बना करके एक स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने अपनी बहादुरी को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने अपनी समानता और शिक्षा के लिए उन्होंने काफी लंबे समय तक किस प्रकार लड़ा। तो यहाँ से उनकी बहादुरी हमें देखने को मिलती है। आज के टाइम पे जो भी गर्ल्स जो फ्रीली होकर के अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करती हैं, आज जो हम एक समान देखते हैं कि आज गर्ल्स हो बॉयज हो सब इक्वली स्कूल जा सकते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण था वो यही था कि जो ह्यूमन है उनके द्वारा काफी लंबे समय से इस चीज के लिए स्ट्रगल किया गया और वही स्ट्रगल का जो रिजल्ट है आज हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। इसी चीज जो महिलाओं ने जो अपनी जो बहादुरी जो दिखाई, अपने समानता, अपने एजुकेशन और अपने ये समाज में एक इक्वालिटी
टी स्टेटस पाने के लिए। तो इस चीज के इसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए हम हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल ह्यूमन डे मनाते हैं, जिसका मेन मकसद है हम ये बता सके अपनी सोसाइटी में कि ह्यूमन ने किस तरीके से स्ट्रगल किया है अपनी इक्वालिटी, अपनी जस्टिस, अपने एजुकेशन के लिए। यहाँ पे एक और नोट्स यहाँ पे बता दिया गया है कि जो हर साल क्या है, जो महिलाओं ने जो अपनी बहादुरी दिखाई थी अपने एजुकेशन के लिए, अपने इक्वालिटी के लिए, अपने जस्टिस के लिए, तो 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान की जो महिला हैं वो एक जगह पर आकर के मिलते हैं और इस तरीके से हाथ में कैंडल लेकर के अपनी जो बहादुरी है उस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं हर साल 14 सितंबर को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्लास 7 का जो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें ह्यूमन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि एक महिला ने किस तरीके से हमारी सोसाइटी को चेंज किया और आज जो भी हम अपने सोसाइटी में इक्वलिटी देखते हैं उसके पीछे कितनी सारी स्ट्रगल रही है, वो सारा चीज हमने इसमें समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये जो चैप्टर था ये अगर हम एथिक्स के मामले में देखें और अगर हम एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन के टॉपिक से भी देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।